वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम स्टडी मटेरियल के ही सम सारे कर रहे हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस हमें स्टडी मटेरियल को दीजिए, फिर स्कैनर कीजिए, फिर कुछ और सम्स कीजिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, सो आज जो हम फायर इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराऊंगा फायर इंश्योरेंस का। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, उसके बाद 1 के बारे में डिस्कशन करूंगा। और एक बार बता दूं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इसके बेसिक वीडियो के लिंक प्रोवाइड करूंगा आपको। वहां जाकर के पहले इस क्वेश्चन 2 करने के बाद पहले जाकर के उन 3 वीडियो को जरूर कर लेना आप। इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे और 2 वीडियो सम्स के हो सकते हैं। तो उन वीडियो को पहले अच्छे से ढंग से कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 कीजिए। आप लोग काफी हेल्पफुल हो जाए और काफी इजीली समझ जाएगा। अगेन कहूंगा, फायर एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आज का क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2, वो ओके सम है। ओके सम इन सेंस कैसा कि वो आपका डायरेक्टली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सम से लिंक करता है, उससे हम कर लेंगे। जैसे कि डेटा अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके हेल्प से हम इस सम को खत्म कर देंगे। लेकिन इसके बाद के सम के लिए बेसिक क्लियर होना जरूरी है। अब जब उस वीडियो में जाओगे तब को समझाओगे सर ये तो 11, 12 एफ के सम से। लेकिन मैं अगेन कहूंगा, कभी भी कॉन्सेप्ट किसी भी स्टैंडर्ड में चेंज नहीं होता है। सो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन जाकर के उन वीडियो कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वाला। मिस्टर एक्स गोडाउन वॉज डिस्ट्रॉयड ए फायर। आग लग गई है 1622 में गोडाउन में। When the goods in stock were insured for 60,000, बोला है कि गुड्स का इंश्योरेंस हमने निकाला है कितने हजार का, 60,000 का। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर गिवन है। बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है, एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट और नॉर्मल बैलेंस शीट में फर्क इतना है कि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में तुम्हें कुछ डेटा दिए होते हैं, सारे डेटा अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ उतने ही डेटा आपको दिए रहेंगे जितना आपको जरूरत है सम को सॉल्व करने के लिए। और एग्जैक्ट डेटा जो प्रॉपर डेटा दिए होते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस शीट कहने के। ओके, तो आपको एक्सट्रैक्ट डेटा दिया हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 21 का। ओके, मतलब कहीं ना कहीं प्रीवियस और क्लोजिंग का, मतलब इस ईयर का सर ओपनिंग बन जाएगा। ये मतलब देख के समझ रहा है कि जैन टू दिसंबर अकाउंटिंग ये फॉलो करते होंगे। फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दिए हुए हैं, जब आग लगा ना तब तक का कुछ ट्रांजेक्शन नहीं कि 1622 को आग लगा हुआ है तो उसके एक दिन पहले तक का सारा ट्रांजेक्शन हमारे पास कुछ अवेलेबल है। जैसे कि कैश रिसीव हुआ डेटा से, या बैड डेट्स हो गया, या हमारे पास कुछ क्लोजिंग बैलेंस से। यहां तक सब ठीक था। जैसे हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सीखा है ना, कुछ उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, आप देख सकते हो कि डेटास के बारे में डेटा कुछ दिया हुआ है। फिर एक चीज इसमें दिख रहा है कि एजेंट, मतलब इसका मतलब है कि कहीं बीच में एजेंट है, हमने एजेंट को कुछ स्टॉक दिया होगा, कुछ सेल किया रहेगा। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो कि हमने ट्रीट कर दिया, गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है एजेंट का भी, तो वो कुछ हमें एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। फिर नीचे देख सकते हो सेल्स के बारे में डेटा दिया हुआ कुछ तो, और आपको मार्जिनल मार्कअप प्रॉफिट दिया है 50% ऑन कॉस्ट दिया, मतलब सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला फॉर्मेट से फॉलो कर सकते हैं हम लोग। ऑल गुड्स वेर डिस्ट्रॉयड एंड देयर वाज नो सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ क्लेम, कोई बात नहीं कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखो तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का डेटा आपको दिया हुआ है परचेस सेल्स एंड ऑल के बारे में। तो इसलिए हम परचेस और सेल्स निकालने के लिए क्या बनाएंगे, डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट, और एक एक्स्ट्रा बनेगा स्टॉक अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट हम बनाने वाले इसमें, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक। लेकिन इसके बाद के जो सम्स रहेंगे वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। मेमोरेंडम, ट्रेडिंग अकाउंट, वो सारे। इसलिए कहूंगा कि इस वीडियो को होने के बाद उन वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ना, वरना आपको कंफ्यूजन का पक्का है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेटर्स, क्रेडिटर्स और स्टॉक अकाउंट बना लूंगा। जैसे हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सीखा कुछ उसी तरीके से, कुछ अलग नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अगर आपने डेटर्स, क्रेडिटर्स और ये नहीं सीखा तो पहले वो सीख लीजिएगा, क्योंकि एक बेसिक थोड़ा बता दूं मैं। डेटर्स और स्टॉक ये दोनों भी सर असेट्स होते हैं, तो इनके ओपनिंग बैलेंसेस कहीं ना कहीं डेबिट साइड होने वाला है, और क्लोजिंग अब वैसे दैट इज क्रेडिट साइड होगा सर। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी होने की वजह से इसका ओपनिंग सर क्रेडिट में होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, और उसका क्लोजिंग किधर होगा, डेबिट में होगा। तो इस तरीके से कुछ अपने अकाउंट से इसको सॉल्व करना 1 बाय 1, घाई नहीं करना, थोड़ा समझ के कीजिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट रहेगा ना वो ये है, क्योंकि यहीं से मालूम पड़ा है कि जिस दिन आग लगा गोडाउन में, उस दिन गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ था। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले जो आपको ओपनिंग डेटास दिया है क्रेडिटर्स का, स्टॉक का और डेटर्स का, वो लिख लेते। क्रेडिटर्स का दिया है सर 20,000, तो क्रेडिटर के चले जाएंगे ओपनिंग में, दिखा देंगे 20,000 का ओपनिंग्स पड़ा था क्रेडिटर का।
फिर स्टॉक है, दैट इज सर ओपनिंग स्टॉक है, लेकिन ध्यान दीजिए टोटल 36 दिख रहा है, बट 36 में से 2000 तो एजेंट के पास पड़ा है ना, लॉजिक क्लियर हुआ? 2000 किसके पास पड़ा है? एजेंट के पास, बरोबर, मतलब हेल्ड बाय एजेंट, एजेंट ने लिया हुआ 2000 स्टॉक पड़ा हुआ था, तो 36,000 में से सर 2000 एजेंट वाला है, तो उसको हटाऊंगा तो एक्चुअल मिलेगा अपने को। तो क्या करूंगा मैं, पहले आऊंगा स्टॉक के पास, स्टॉक तो डेबिट में आएगा सर, टू ओपनिंग स्टॉक बोल करके, या बैलेंस बीडी बोल सकते हो आप लोग इसको, लिखता हूं बैलेंस बीडी। टोटल तो है सर 36 का, ठीक है, लेकिन 36 में से एजेंट का 2000 है, 2000 एजेंट का है, तो वो हटा दिया गया, तो बचा कितना 34, तो यहां पे आएगा 34,000। एजेंट का मैं अलग से सॉल्व करना है, ठीक है, पर इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? हाँ सर, चलो हमने इतना कर लिया। अब उसके बाद आपको देखो दिया डेटस का ओपनिंग 70,000, चलेंगे डेटस अकाउंट में, डेटस अकाउंट में चलेंगे और ओपनिंग कर देंगे यहाँ 70,000, लोग कर दिया 70,000 हमने ओपनिंग। डेटस के बाद क्या है, तो सर हमने अब यहां पे ये पूरा खत्म कर दिया। अब बात करेंगे ट्रांजेक्शंस वन बाय वन। सबसे पहले बोला कैश रिसीव फ्रॉम डेटस, डेटस से कैश मिला है, मतलब डेटस से डिक्रीज हुआ रहेगा, डेटस कम हो गया ना, डेटस से पैसा मिल गया, डेटस कम हुआ रहेगा 3,40,000। और हमें मालूम है कि सर डेटस का इधर प्लस इधर माइनस, जब डेटस इंक्रीज होता है तो डेबिट में डेबिट बैलेंस है इसलिए, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट को लिखा भी मैंने फॉर्मेट करना कैश एंड बैंक। कितना सर, कितना अमाउंट है 3,40,000, तो यह आ जाएगा 3,40,000। ओके, देन उसके बाद क्या सर, देन उसके बाद बैड डेट्स, अगेन बैड डेट्स सर, बैड डेट्स मतलब डेटस का वैल्यू कम और कम मिलेगा हमें, मतलब डेटस कम हो गया, दैट इज 3,500। ये याद रखने तरीका है, अदरवाइज आप जर्नल एंट्री के थ्रू पे समझ सकते हो, ठीक है। बैड डेट्स का एंट्री क्या होता है जर्नल एंट्री देखा जाए तो एंट्री बनता है सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटस अकाउंट, क्या बनता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटस अकाउंट, उसको आप लेजर में कन्वर्ट कर लो समझ जाएगा। क्या बोला मैंने, जर्नल एंट्री बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटस अकाउंट, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैड डेट्स एज पर द कॉन्सेप्ट ये है, मैंने समझा दिया, याद रखने तरीका दोनों बता दिया मैंने। सो आप जर्नल एंट्री से भी सीख सकते हो, जर्नल एंट्री से करोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, लेकिन वही कि थोड़ा टाइम जाएगा और आपका पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। सो ये आ गया सर बैड डेट्स, कितने का बैड डेट्स था ये 3,500 का, तो ये आ जाएगा 3,500 का सर बैड डेट्स। ओके, आगे पढ़ते और क्या डेटास दिया आपको है। सो बैड डेट्स होने के बाद सर यहाँ पे क्लोजिंग दिया डेटस का 70,000, लेकिन थोड़ा ध्यान दोगे तो नीचे इसी के बारे में कुछ तो डेटा दिया, देखो देखो यहाँ देखो देखो देख रही है, तो ऊपर भी और नीचे भी कुछ डेटास दिया हुआ है डेटास के बारे में। क्रेडिटर्स का कुछ नहीं बोला, बट डेटास का कुछ तो एडजस्टमेंट है, तो उसका कुछ वर्किंग नोट कर लेंगे हम लोग। तो डेटास 70,000 तो है, तो पहले मैं आकर डेटास के पास आता हूं, यहां लिखता हूं कि 70,000 तो है, बट कुछ तो उस पर वर्किंग नोट है। क्यों मालूम है, क्योंकि वो एजेंट के पास कुछ तो था ना सोल्ड वगैरह, तो वो वाला अपने को कुछ माइनस करना रहेगा, मतलब एजेंट का अगेन जैसे ओपनिंग में किया था वैसे क्लोजिंग में करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन वर्किंग नोट कर देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 सॉल्व कर दूंगा मैं उसके लिए आपको, 2 मिनट रुको, पहले क्रेडिटर्स लिख लिया जरा। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग 30, और क्रेडिटर्स के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला है, सो इसलिए क्रेडिटर्स को 30,000 एज अ क्लोजिंग दिखा देंगे। ये आ जाएगा क्रेडिटर्स का 30,000। पहले सारे पोस्टिंग कर लेता हूं, फिर मैं आपको इसका वर्किंग नोट करके दिखाता हूं। सर ये पूरा हो गया, अब आ जाओ पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कम होगा अभी 2,20,000 से, क्रेडिटर्स कम होगा, दैट इज सर डेबिट साइड आने वाला ना, इसका एंट्री क्या बनेगा सर, एंट्री समझाता हूं मैं। अगर क्रेडिटर्स का पे क्या, एंट्री क्या बन रहा है सर, क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैश एंड बैंक ना, ये देखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, जर्नल टू लेजर पोस्टिंग। और अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है अपना 2,20,000, 2,20,000, चाहे वो कैश में दे या बैंक में दे, जो भी रहेगा। ओके, देन उसके बाद सर डिस्काउंट रिसीव, अरे सर डिस्काउंट मिला है, मतलब क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है, 1,000 रुपए कम पे करना पड़ेगा। अगेन अपना क्रेडिटर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है 1,000 रुपीज से, सो यहां पर आएगा 1,000 रुपीज का सर, और डिस्काउंट हो गया, सो यहां पे टू डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड तो इस डेटा और क्रेडिटर्स को सॉल्व करते हैं, अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिए, समझ जाएगा आपको। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस में बहुत टाइम चले जाएगा, तो जिन बच्चों को आता है उनको बहुत कंफ्यूजन होगा, सो बेटर है कि उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप देख सकते हो उसमें। ओके, बेसिक वीडियो से। चलो ये हमने कर लिया, सो अब बचा खाली क्या है, वो डेटर्स के ऊपर जो एडजस्टमेंट दिया ना, ये कर लूंगा तो मेरा डेटर्स का मुझे वैल्यूज मिल जाएगा, तो मैं डेटर्स और क्रेडिटर्स इजीली क्लोज कर सकता हूं, है कि नहीं। देखो ना, क्रेडिटर्स में 3 अमाउंट इधर आ गया, ये आ गया, ये आपको मिल जाएगा बैलेंस एंड फिगर, क्या ये वाला। वैसे ही अगर मुझे ये मालूम पड़ गया, क्लोजिंग मालूम पड़ गया, सो मैं सर यहां पता कर सकता हूं फिर क्रेडिट सेल बैलेंस एंड फिगर,
सो इसलिए मुझे पहले ये पता कर लेना था कि ये क्लोज कर सकूं मैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट को पहले रीड करता हूं क्या दिया है। एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, जो डेटर्स क्लोजिंग में है ना, तो हमारे पास जो एजेंट था उस एजेंट को सेल्स था 4000 का, जिसमें से 10% कमीशन एक एक्सपेंडिचर है और एक एक्सपेंडिचर है 100 रुपए का। अच्छा ठीक है, और उसी दिन पे उसी एजेंट के पास जो है और 3600 का सेलिंग प्राइस कुछ पड़ा हुआ है। ओके ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो, ठीक है। काम करते हैं इसके लिए ना, वर्किंग नोट करते बेटर रहेगा, और यहीं पे करता हूं मैं वर्किंग नोट नंबर 1। डेटस में जो एजेंट का अमाउंट है ना, मुझे वो पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो उसके पास अमाउंट था, आई थिंक 4000 था, बराबर। अब उसमें से मुझे उसके एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अब दो टाइप के एक्सपेंसेस थे, एक था कमीशन वाला और ऐसा कोई एक और सन्ड्री एक्सपेंसेस था, या एक्सपेंस हो सकता है आप जो भी बोल लो। तो जो कमीशन बोला था आई थिंक कितना परसेंट था, वो 10% था, और सेल वैल्यू है 4000। तो अगर मैं 4000 पे 10% करता हूं तो सिंपल से 400 आने वाला है, एक ही है। और एक आपका था एक्सपेंसेस था नॉर्मल 100 रुपए का, तो बनता कितने का है, 3500 रुपए का। मतलब डेटर्स के अंदर एक्चुअली एजेंट का कितना इंक्लूड है, 3500। ओके तो यहां पे आ जाओ फिर, ये 3500 माइनस कर तो बचा कितना, 66,500 आई थिंक सो। चेक कर लो एक बार, 66,500 वेरीफाई करना है, उठाओ अपना कैलकुलेटर चेक कर लो, देखो 70 माइनस 3500, यस 66,500 आ गया अपना। ओके अब मैं आराम से डेटर्स और क्रेडिट्स को क्लोज कर सकता हूं, बाद में स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले डेटर्स क्रेडिट्स क्लोज किया जाए। सो 3,40,000 प्लस बैड डेज 3,500 प्लस 66,500, 4,10,000 आ रहा है, 4,10,000 ये आ रहा है, 4,10,000, 4,10,000 माइनस कर दो 70,000, तो बैलेंस एंड फिगर आ गया 3,40,000 का। मतलब टोटल क्रेडिट सेल है 3,40,000, टोटल क्रेडिट सेल, ध्यान सुनना क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, टोटल क्रेडिट सेल कितना 3,40,000। वैसे मैं टोटल क्रेडिट परचेस पता कर लू, 2,20,000 प्लस 31,000, तो ऐड करने में 2,51,000 आएगा, ये आ रहा है 2,51,000। सेम ये आएगा 2,51,000 माइनस कर देंगे 20, तो सिंपल सा 2,31,000 आएगा सर, ठीक है। ओके अब मैं बात कर रहा हूं स्टॉक के बारे में, थोड़ा ध्यान से प्लीज समझना, इसी में कंफ्यूजन और गड़बड़ हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर आपका। अब हमने कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत कर दिया, अब नीचे आओ तो बोला है कि सेल्स के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कि जितना भी तुम्हारा टोटल सेल्स हुआ है ना, उसमें 1,600 का रुपए जो अमाउंट का सेल्स है भाई, वो 50% से कुछ रिड्यूस हुआ है। फिर बोल रहा है 6,000 पे 25% रिड्यूस हुआ है, मतलब इन शॉर्ट सेल्स के ऊपर कुछ तो एडजस्टमेंट दिए हुए। इसका ये मतलब बनता है कि डायरेक्टली हम लोग इस सेल्स को नहीं लिख सकते, इसके ऊपर काफी सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना, वो मैं यहां दिखाऊंगा अपने स्टॉक के अंदर, यहां इस साइड में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बताया कुछ, नो सैलरी वैल्यू बोला है, और परचेस के बारे में कुछ नहीं बोला कहीं भी, परचेस के ऊपर कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम लिख सकते। तो सर जब जब क्रेडिट परचेस है 2,31,000, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, डेबिट में आ गया क्योंकि हमने परचेस कर दिया सर, तो यहां पे टू परचेस आ गया। अब मैंने सेल किया है तो डेफिनेटली सर सेल्स क्रेडिट में आएगा, बट इसको सेल्स ना बोल के क्या बोलना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलना चाहिए, क्योंकि हम स्टॉक निकाल रहे हैं, सेल्स वैल्यू नहीं लेंगे, सेल्स वैल्यू नहीं लेंगे, ध्यान रखना। ये हम लोग जो लेंगे कॉस्ट वैल्यू पे लेंगे, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट वैल्यू, लिखता हूं मैं, ये जो है ना सेल से कन्वर्ट करके हमें कॉस्ट वैल्यू वाला जो अमाउंट आएगा वो लिखना है। परचेस में कोई टेंशन नहीं है कि परचेस तो कॉस्ट पे परचेस करेंगे, उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल्स करते हैं ना, सो इसलिए परचेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, खाली सेल्स का ही तकलीफ है। हमें ये भी मालूम है कि सर हमारे एजेंट के पास भी कुछ स्टॉक पड़ा रहेगा। लॉजिक क्लियर क्या बोल रहा हूं मैं, एक तो हमारे पास कुछ स्टॉक था, बराबर, और सेकेंड थिंग सर हमने अपने एजेंट को भी कुछ दिया रहेगा, तो अपना स्टॉक भी कम हुआ रहेगा। यस सर नो, यस सर नो क्या बोला चाह रहा हूं मैं, मेरे गोडाउन में स्टॉक था, जिस दिन आग लगा मुझे ये पता करना है कि मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा था।
सो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, मैंने जो अमाउंट ऑफ स्टॉक जो भी स्टॉक मैंने अपने एजेंट को दिया था वो हटाना पड़ेगा ना उसमें से। सो यहां शो करूंगा मैं कि भाई मैंने अपने एजेंट को स्टॉक कितना दिया है, या लिख सकता हूं स्टॉक एट एजेंट या स्टॉक विथ एजेंट, जो बोल दो आप। अगर ये सब हट गया सर, टोटल ओपनिंग प्लस टोटल परचेस में से कितना सेल्स वाला स्टॉक है वो और कितना एजेंट के पास स्टॉक है माइनस हो गया, मतलब ये प्लस ये माइनस करने के बाद बट ऑब्वियसली मुझे इजीली मिल जाएगा कि जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा था गोडाउन में। समझा कॉन्सेप्ट? क्या समझो, सिर्फ लिखो मत, कॉन्सेप्ट समझो हम लोग कर क्यों रहे, क्या कर रहे हम लोग। सर हमारे पास जब गोडाउन में आग लगा उस टाइम पे कितना स्टॉक था पता करना है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में 34 टन का स्टॉक था। इस जब तक आग लगा तब तक हमने इतने का परचेस किया था। अब जब आग लगा तब तक हमने इतने कुछ सेल किया था, कॉस्ट वैल्यू पता करेंगे, और इतना हमने एजेंट को दिया हुआ है, तो मतलब हमारे पास कितना गोडाउन में पड़ा था ये पता करना है। ये पूरा स्टोरी है कहने की। तो चलो इसको सॉल्व करते। तो एक काम करता हूं, पहले ना मैं जो एजेंट के पास स्टॉक पड़ा ना वो सॉल्व कराता हूं, इजीली हो जाएगा फटाक से। उसके बाद में सीओजीएसएल निकाल दूंगी कि सेल्स के काफी सारे एडजस्टमेंट है, तो उसको आराम से एंड में कराता हूं। पहले क्या करूंगा मैं, स्टॉक विथ एजेंट जो ना वो निकाल लेता हूं मैं यहां पे। वर्किंग नोट नंबर 2 सॉल्व करता हूं, स्टॉक विथ एजेंट वाला। मैंने क्या बोला, मुझे सेल से कॉस्ट में कन्वर्ट करके चाहिए। मैंने क्या बोला, कुछ सेल वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको कुछ सेल वैल्यू दिया हुआ है, मुझे सिंपल सा ये और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसको कॉस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करके चाहिए, बस इतना मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं आपको। ओके चलो, अब सबसे पहले जो है क्लोजिंग जिसको बोल सकता बोलने के लिए, हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा था, देखो यहीं पे दिया है तुमको, 4000 का था, ठीक है, ये वाला, ये डेट पे एक तरह का इसको क्लोजिंग बोलूंगा बोलने के लिए, क्लोजिंग इनसे जिस दिन आग लगा तब तक। तो 4000 का स्टॉक इधर था और 3000 का स्टॉक इधर था, और दोनों भी सेलिंग प्राइस पे है, देखो ना, सेल से और सेलिंग प्राइस है, दोनों भी सेलिंग प्राइस पे है, कंफ्यूजन नहीं होना। तो 4000 का सर था इधर, पहले हमारे पास इधर 4000 का था, फिर 3600 का भी था, यस सर नो। डेट क्या दे दोनों का, 31/5/22, ये जो है 31/5/22 का दिन पे हमारे पास 4000 का और 3000 का दोनों भी सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों जब प्लस करता हूं तो मुझे मालूम पड़ा था 7600 टोटल सेलिंग प्राइस का स्टॉक है। अब इसको पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ इस तरह से फॉलो करेंगे, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और क्वेश्चन में बोल के दिया है, क्या बोल के दिया, देखो यहां पे जो प्रॉफिट है 50% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट हमने सीखा है सर, अगर ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, ऑन सेल बोलेगा तो सेल को 100, और प्रॉफिट सर 50 दिया है, इसका मतलब सेल कितना बन जाएगा बोलो, तो सेल बन जाएगा 150, यस सर नो। सेल कितना बन जाएगा 150, रिपीट करते क्या बोला मैंने, ऑन कॉस्ट तो कॉस्ट को 100 माना, प्रॉफिट 50 है, तो सेल कितना बन गया 150। अब जो 7600 है वो सेल वैल्यू है, जो 7600 है वो सेल वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए सर, कॉस्ट वैल्यू चाहिए। पता कर सकते हैं क्या, इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 150, समथिंग कुछ 5066.6666 आ रहा है, मतलब ये कुछ निकल सकता है अपना अमाउंट, ये जो कन्वर्ट हो गया मेरा कॉस्ट में 5067 लिख सकता हूं। कैसे आया, मैं यहां लिख दूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे किया मैंने, तो मैंने क्या 7600 सेल वैल्यू है, तो मुझे पता करना है कॉस्ट वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके अब इसमें से हमारे पास स्टार्टिंग में ओपनिंग में कुछ तो स्टॉक पड़ा था ना ओपनिंग में, क्योंकि मुझे क्या पता करना है कि मेरे गोडाउन में कितना पड़ा था भाई, तो क्लोजिंग में इतने इतने स्टॉक हमारे पास आए थे या गए थे। अब उसमें से ओपनिंग का माइनस कर दो, ओपनिंग में देखो यहां था आपके पास 2000। अब पूरी बात सुनना, मुझे ये बताओ कि ये सेल वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू, सोच समझ के बताओ, ये जो 2000 है तुम्हारा सेल वैल्यू है या कॉस्ट वैल्यू है, क्या इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके दिया हुआ है सर। पहली बात तो यहां लिखा है स्टॉक, दूसरी बात यहां कहीं लिखा नहीं सेल वैल्यू। अब स्टॉक क्लियरली बोल के दिया है कि स्टॉक का इतना वैल्यू था, मतलब सब कुछ करके दिया रहेगा, यस इट्स आवर कॉस्ट वैल्यू, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट कितना है
सर 36,000, सॉरी 36 में से 2,000 एजेंट वाले, क्योंकि हम सिर्फ एजेंट वाला कर रहे हैं और अमाउंट कितना है, सिर्फ 2,000। तो यहां पर आऊंगा और लिखूंगा कॉस्ट में, कॉस्ट में, इधर कुछ नहीं, सीधे कॉस्ट में 2,000 है, माइनस कर दिया तो मालूम पड़ गया 3,067 रुपीज, 3,067 रुपीज। प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा रहा हूं मैं। हमारे पास स्टार्टिंग में 4,000 और 3,600 का वैल्यू था एट सेलिंग प्राइस पे, इसको हमने कॉस्ट में कन्वर्ट किया और ओपनिंग में हमारे पास था, मैंने माइनस करना है, क्यों, क्योंकि मुझे पता करना है कि भाई कितना स्टॉक गया रहेगा, कितना स्टॉक पड़ा रहेगा अपने गोडाउन के पास, अपने एजेंट के पास। तो हमने माइनस कर दिया, कितना माइनस किया, 2,000। अच्छा 2,000 कन्वर्ट क्यों नहीं, क्योंकि 2,000 ऑलरेडी एज अ स्टॉक वैल्यू दिया, मतलब कॉस्ट वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए कॉस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, पहले से करके दिया हुआ है। माइनस क्या मालूम पड़ेगा, 3,067 रुपीज जो है हमारे पास से गया रहेगा एजेंट के लिए। तो यहां पे आ जाएगा 3,067 रुपीज, 3,067 रुपीज, ये हो गया है वर्किंग नोट नंबर 2। अब मोस्ट एंड क्रिटिकल सम बोल सकते हो, वो है अपना सीओएस निकालना। मैं आपको इसके लिए भी वर्किंग नोट बना के दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यही तुम्हारे लिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और दिमाग लगाने वाली बात है। वर्किंग नोट नंबर 3 है COGS पता करना अभी अपने को। तो अगेन कॉन्सेप्ट से सेम वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है कि आपको सेल वैल्यू दिया है, कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसे बीच में एक कॉलम और बढ़ जाए, क्या मालूम है, वो कुछ एडजस्टमेंट था ना, वो 70%, 20% कुछ तो बोला है, मतलब उस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए बन जाएगा अपना कॉलम एक्स्ट्रा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे आऊंगा, सबसे पहले सर अपने कुछ सेल्स वैल्यू दिए हुए हैं, सेल्स के बारे में डिटेल से अपने पास, और उस सेल वैल्यू का जो है ये सेल्स वैल्यू दिए हुए हैं, फिर कुछ एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट को सॉल्व करके हम लोग क्या करने वाले, नॉर्मल सेल वैल्यू पता करेंगे। क्या पता करेंगे, नॉर्मल सेल वैल्यू। और जब सेल वैल्यू मिल जाएगा तो सेल वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉस्ट वैल्यू पे, और हमें वही चाहिए। अभी तक जो मैंने दिखाया आपको इसमें स्टॉक विथ एजेंट वाले में, वो मैंने खाली ये और ये दिखाया, अब इसमें खाली एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, अगर एडजस्टमेंट नहीं होता ये भी नहीं करना पड़ता। चलो ये कुछ डिटेल्स अपने पास आ गया पहले, और कभी भी ये वर्किंग नोट से कुछ फॉर्मेट फिक्स नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये खाली समझाने के लिए मैं इन डिटेल बता रहा हूं आपको। अब देखो मुझे मालूम है कि टोटल सेल्स, यहां भी वो भी लिख देता, चलो मैं वो भी कर देता यहां पे आप लोग के लिए। टोटल के बारे में डिटेल्स मालूम है, क्वेश्चन देखो हमने यहां निकाला था आंसर्स में, क्वेश्चंस की हेल्प से निकाला था, 3,40,000 का टोटल क्रेडिट सेल है। ये मालूम है कि टोटल क्रेडिट सेल कितने का है, 3,40,000 का है, फर्स्ट थिंग। अब क्वेश्चन पे आओ, क्या बोला है, क्या बोला है कि टोटल सेल्स में से 1,600 रुपए का स्टॉक, 1,600 दैट इज यहां पे 100-600 की पहले बात कर रहा है वो। इसके बारे में क्या बोला इसने, थोड़ा सा जगह में और बनाता हूं आप लोग के, कि यहां पे लगने वाला अच्छा खासा स्पेस, ताकि क्लियर रहेगा, दिखेगा, समझेगा आप लोग को। आने दो, बहुत जगह अपने, बहुत जगह है, ये ऐसा डिंग 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 और डिंग डिंग डिंग, ये पूरा डिंग डिंग। चलो तो जो 1,600 रुपए का स्टॉक है उसके बारे में क्या बोला इसने, जो 1,600 दिख रहा है सर, वो 50% से कम वैल्यू दिख रहा है। क्या बोला, 50% से कम में दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,600 जो है ना सर, 50% से कम में दिख रहा है। नॉर्मल परसेंटेज 100 होता है, 50% से कम मतलब सर 50 पे दिख रहा है। मुझे इसको रेगुलर वाले नॉर्मल वाले पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल मतलब मुझे 100 पे पता करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने, जो 1,600 का सेल्स अमाउंट है ना, वो तुम्हारा 50% से कम में दिख रहा है, मतलब 100 माइनस 50% से कम हो गया तो बचा कितना, 50 दिख रहा है। मुझे इसको रेगुलर वाले पे, नॉर्मल वाले पे 100 पे लेके आना है, ठीक है। अगला क्या बोला इसने, वैसे ही ना सर अल्सो एक 6,000 का सेल्स अमाउंट है जो 25% से कम में दिख रहा है। लिसन, समझाता हूं मैं। एक और है अपने पास 6,000 का जो क्या बोल रहा है 20% से कम में दिख रहा है। तो बताओ कितने में दिख रहा होगा ये सर, नॉर्मल 100% होता है जिसे मुझे चाहिए, लेकिन ये 100 से 25% कम दिख रहा है, मतलब कितने में दिख रहा होगा 75।
तो इसको मुझे 100 में कन्वर्ट करना है। और कुछ बोला है? उसकी बात कुछ नहीं बोला, लेकिन बड़ा ध्यान दोगे तो सेल्स वाले टोटल कितना बन रहा है? 3,40,000 सर। और अमाउंट तो ये दो के बारे में बताया, मतलब बैलेंस जो है ना, बैलेंस, उस बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, वो एज इट इज प्रॉपर दिया हुआ है। तो इसको पहले सॉल्व किया जाए। कितना बैलेंस आ रहा है वैसे? 3,40,000 माइनस 1,600 माइनस 6,000 करने पे ये जो बैलेंस है ना 3,32,400 आ रहा है, जिसपे कोई भी एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। तो चलो इसको पहले रेगुलर नॉर्मल सेल वैल्यू निकालते। पहला काम 1600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 50 करने पे पहले क्या आएगा सर? 3,200 आ गया। कितना आ गया? 3,200। वैसे दूसरे का ये एक्चुअल सेल वैल्यू मिल गया, प्रॉपर रियल एक्चुअल सेल वैल्यू मिल गया, समझ लो उसको नॉर्मल सेल वैल्यू आ गया, नॉर्मल सेल वैल्यू आ गया पहले वाले कंडीशन से। फिर 6,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 75 करने पे ये आ रहा है 8,000 नॉर्मल सेल वैल्यू। और इसके साथ तो कुछ एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है सर, मतलब ये एज इट इज जैसे का वैसा अभी भी वही वैल्यू है 3,32,400। ठीक है, समझे क्या किया मैंने? अभी तक मैंने सिर्फ सेल वैल्यू पता किया, एक्चुअल सेल वैल्यू। इस सेल वैल्यू को मैं कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा, इस सेल वैल्यू क्या करूंगा मैं? कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा अभी। सो हमने सेल वैल्यू पता कर लिया, अब क्या करना है? हमें कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें मालूम है सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। आप वो डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हो, 2/3 1/3 और सारे एप्लीकेशन कर सकते हो, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो सर मुझे मालूम है कि अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन जो प्रॉफिट मार्जिन है 50% ऑन कॉस्ट है, तो 50% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट इज आवर 100 एंड सेल इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। अब मुझे बस क्या करना है? इन सारे सेल वैल्यू को कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो पहले का एक बता रहा तुमको मैं, 3,200 जो है सेल वैल्यू है यहां पे, मुझे किस में चाहिए? कन्वर्ट करके कॉस्ट में। बताओ कितना आएगा? 3,200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 150, 2133। कितना आ गया? पहले का 2133। मैंने क्या किया तो यहां लिख के दिखाता हूं। मैंने सिंपल सा जो 3,200 है ना सर, ये सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू मतलब इंक्लूडिंग प्रॉफिट, दैट इज सर 150 है। मुझे कॉस्ट में चाहिए तो 100 में कितना, बस इतना मैंने किया। सेम थिंग आप ये भी करोगे सर, जो 8,000 है ना, 8,000 ये भी सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू मतलब इंक्लूडिंग प्रॉफिट, दैट इज सर 150, बट वी वांट ओनली 100, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड सेम थिंग फॉर द 3,32,400 आल्सो सर, 3,32,400 इज आल्सो सेल्स वैल्यू, दैट इज सर 150 एंड वी वांट ओनली 100, दैट इज ऑन कॉस्ट वैल्यूज। तो फाइंड कर दो कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 8,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 150, तो यह आ रहा है समथिंग 5333 और इसका आएगा 332,400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 150, ये आ रहा है 2,21,600। अब ये तीनों प्लस कर दो, आपको स्टॉक जो है मिल जाएगा आपका एक्चुअल कॉस्ट पे। 2,133 प्लस 5,333 प्लस 2,21,600, ये आ रहा है 2,29,066, 2,29,066 रुपीज, ये आ गया अपने को अमाउंट। इधर आऊंगा मैं अभी, यहाँ सीरीज लिख दिया, सीरीज मालूम पड़ गया अपने को 2,29,066, यहाँ आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर कौन था? 31 है, हाँ। अब निकल जाएगा अपना क्लोजिंग स्टॉक बहुत ही आसानी से एज अ बैलेंस इन फिगर। तो डेबिट का पहले प्लस कर दिया जाए, 34,000 प्लस 2,31,000, यह आ रहा है 2,65,000। इसमें से क्रेडिट का माइनस कर दो, 2,29,066 माइनस 3,067, यह आ रहा है 32,867 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? अपना इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट पता कर सकते हो। और ये देखो इसमें रहेगा भी सेम कुछ उसी तरीके से है क्या, 32,867 वही आया ना? यस, क्लियर है। सो फटाफट इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। एंड हाँ, वर्किंग नोट को प्लीज अच्छे से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्राई किया है जितना इजी वे कर सको इसको इजी भी कर सकूं, कर दिया हूं, बट फिर भी नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन नंबर रहेगा, मुझे कॉल करिए, बता दूंगा आपको मैं, कुछ क्वेरी रहेगा तो। ओके ओके। एंड क्वेश्चन 1 के लिए मैं कहूंगा
क्वेश्चन 1 को ना आप सबसे एंड में करना, सबसे एंड में करना। वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, एंड मैंने यहाँ करके कुछ रफली दिया है, बट मैं अगेन सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन 1 जो है क्वेश्चन 7 खत्म होने के बाद आपको ट्राई करना है, फिलहाल नहीं करना है, ठीक है, खुद से करना है। मैंने आपको कुछ रफली यहाँ पे, जैसे कि ये ओपनिंग अमाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, ये अभी नहीं समझेगा, आपको समझेगा ना क्वेश्चन 7 करने के बाद करना, समझेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। और ये मेमोरेंड ट्रेडिंग रहेगा, तो ट्रेडिंग का ओपनिंग, ट्रेडिंग का सेल्स, ट्रेडिंग का परचेस, ट्रेडिंग का जीपी, फिर जीपी रेट निकाला, अगर बेसिक क्वेश्चन क्या समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, और एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का। तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है, ये कब करोगे आप, जब क्वेश्चन 7 हो जाएगा तब करना, फिलहाल अभी नहीं। अभी सिर्फ आप क्वेश्चन 2 कीजिए, और क्वेश्चन 2 कैसे करना है मैंने बता दिया आपको, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन जाके पहले बेसिक वीडियो कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन 3 पे आइएगा, क्वेश्चन 3 कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।